हेलो, नमस्कार प्यारे भाइयों एंड दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। विगत एग्ज़ाम जो हुए हैं, स्टेट लेवल के हों या फिर वो नेशनल लेवल के हों, उन्हें हल करा रहे हैं, जिनमें हमने इस श्रृंखला में सबसे पहले चुनिंदा एग्ज़ामों में जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है, ट्रेनिंग ऑफिसर एंड एमपी, जो कि एक बिगेस्ट बोल सकते हैं अवसर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 2016 के बाद ये वैकेंसी एग्ज़ाम शेड्यूल में पीईवी ने डाली है, जो कि व्यापम होता है, जिसका नाम बदलकर कर्मचारी आयोग कर दिया गया है। तो इसी को पेपर को हम सेकंड शिफ्ट वाला हल कर रहे थे, जिसमें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 50 क्वेश्चन हल करवा दिए थे। हमने कहा था कि इसके हम 2 पार्ट अपलोड करेंगे, तो ये दूसरा पार्ट उसका आने वाला है, जिसमें हम 51 से 75 तक क्वेश्चन हल करेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम नॉन टेक्निकल के जो भी क्वेश्चन है 25 फर्स्ट शिफ्ट वाले और ये सेकंड शिफ्ट के जो भी 25 हैं, आने वाले समय में ये आपको अपलोडेड करा दिए जाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के रूप में, जो 75 क्वेश्चन पूर्ण हो जाएंगे, और अगली श्रृंखला में मैं आपसे वादा करता हूं कि टेक्निकल हेल्पर का पेपर हल करवाने जा रहा हूं, जो कि बिगेस्ट एग्ज़ामों में हुए हैं। विगत जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पेपर हुए हैं, और क्योंकि अभी वैकेंसी आई है तो बहुत संघर्ष के बाद ये वैकेंसी रिन्यू की गई है। तो आप बिल्कुल इसे गवाएं ना और पेपर जितने हो सकें लगाएं। दूसरी बात, आप हमारी यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो और क्योंकि एक तरफ आता है थ्योरी को पढ़ना और दूसरी तरफ आता है उससे पेपर में अप्लाइड करना। पढ़ना अलग होता है, क्योंकि आपको एक लेवल पता चल जाता है कि पेपर बन कैसे सकता है या बन कैसे रहा है, क्योंकि अपने आप में एक सभी के लिए बोलें तो लेवल होता है कि हम कितने पानी में हैं। ये खुद की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि आप जब तक किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको नहीं, क्योंकि गीता में ही ऐसा लिखा है ना। तो आइए हम चलते हैं 51 क्वेश्चन से। तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, और इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर की, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आइए हम चलते हैं इस पेपर को हल करने के लिए। तो चलें जी। तो चलिए, तो आज हम करते हैं 51 क्वेश्चन से हल। तो आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। तो अब देखो, इंग्लिश का लेवल, एक लेवल में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन को आर्मेचर प्रतिक्रिया भी कह सकता है। दूसरी बात है कि ये डीसी मशीनों में देखी जाती है ना। तो ये क्या होती है कि लेंज एक वैज्ञानिक आए और ये क्या करने लगती है कि जो जहाँ जिस कारण से जो एक ईएमएफ उत्पादन हुआ था, उसी में एक ईएमएफ का उत्पादन हो जाता है एक मोटर में, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं, और एक विरोध होने लगता है। इसी को हम आर्मेचर वृद्धि कहते हैं। तो जो ईएमएफ उत्पादन, अब मान के चलो कि आप आगे बढ़ रहे थे और आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेट होना, आपको किसी ने गिराने की कोशिश की, तो आप कुछ ना कुछ तो आपके मन में आएगा। तो वैसे ही ऐसे इसमें होता है कि आर्मेचर जो रिएक्शन प्रभाव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो उत्पादित हो रहा था ईएमएफ, वो तो गिरेगा, और आयरन हानि में वृद्धि यानी लो हानि में क्या हो जाएगी, वृद्धि। दूसरी बात, इसे दूर करने के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। इंटरपोल लगाए जाते हैं जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही होते हैं। अब वो मोटर में कैसे लगेंगे, तो आपको इनकी क्लासेस होंगी जिसमें आपको पता चलेगा।
तो ये होता है ना। आर्मेचर एक विचुम्बकन भी प्रभाव होता है डीसी मशीनों में, तो ये याद रखोगे कि ये डीसी मशीनों में आपको देखने के लिए ये प्रभाव जरूर मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं 52 क्वेश्चन पे कि फ्यूज की रेटिंग व्यक्त होती, तो हमेशा याद रखना कि फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होगी। क्या होगी? एम्पियर में होगी। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है ना। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। परिपथ के किस क्रम में लगता है? तो कहोगे श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज से हर वो क्वेश्चन बन सकता है जो, तो आपको एक यहाँ से आपको जैसे बोल्ट है तो किसकी हो गई? बोल्ट विभवांतर की। एम्पियर बोल्ट AH है ना, एम्पियर बोल्ट हो गई। एम्पियर घंटा AH किसकी हो गई? बैटरी क्षमता की। और एम्पियर बोल्ट किसी की नहीं होती, है ना। आप समझ रहे हो, एम्पियर प्रति वोल्ट भी नहीं होती किसी की। तो ये याद रखने होंगे तुम्हें। ठीक है, एक फंडामेंटल्स मात्रक होते हैं, है ना। तो मात्रक भी दो बनाए गए हैं। ठीक है, अगला आते हैं 53 क्वेश्चन। लघु परिपथ यानी लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओम मीटर होता क्या। तो जो किसको मापता है? प्रतिरोध को मापता है, ओम मीटर कहलाता है। चलो ठीक। अब भैया शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कितना होता है? कहोगे अनंत होता है, एज इन्फिनिटी होता है। तो ये जो इन्फिनिटी हो गया, ये जो इन्फिनिटी हो गया यानी कि प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, यही उल्टा होता ओपन सर्किट में, तो प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता और धारा का मान शून्य हो जाता। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? शून्य, यानी ए। आंसर नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 54। तुल्यकालिक मोटर में केवल तब ही चलेगी जब उसके यदि उसके पास स्लिप हो। स्लिप मतलब होता है, स्लिप का मतलब होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति के बीच में जो डिस्टेंस यानी अंतर पैदा हो गया, डिफरेंस पैदा हो गया, उसी को हम स्लिप कहते हैं। एक्चुअल में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर तो हमने बताई नियत गति वाली मोटर, यानी जिस गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन हुआ है स्टेटर में, उसी गति से रोटर घूमिया गया, यानी सिंक्रोनस मोटर। यानी वहाँ कोई डिस्टेंस नहीं हुआ, यानी एक डिफरेंस नहीं आया। यानी आप ऐसे समझो कि आप दो जन थे, साथ में दौड़े, एक साथ दौड़ते जा रहे थे, जितनी गति से वो जितनी गति से, और एक समय पर एक ही जगह पहुंचे एक ही गति से। तो आप में कोई यानी बीच में अंतर तो नहीं हुआ। तो वैसे ही स्लिप यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरेटिंग स्टेशंस में अल्टरनेटर में जुड़े होते हैं। एक्चुअल में जनरेटिंग स्टेशन गए होंगे आप, है ना। तो जनरेटिंग स्टेशन मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा हो। जनरेटिंग का मतलब क्या होता है? उत्पादन हो रहा हो। तो वहाँ पे एक्चुअल में स्टार में जोड़ने का प्रयास, स्टार में ही जोड़ जाते। प्रयास क्यों? स्टार में जोड़ने का कारण बता देते हैं, क्योंकि इसमें मिलता है न्यूट्रल। क्या मिलता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल मिल जाने से जो भी लीकेज करंट पूरी मान के चलो पूरा एक उत्पादन केंद्र में हो रहा है, वहाँ पे वो लीकेज करंट से हमें सुरक्षा प्रदान हो जाती। तो स्टार में होते। उसके बाद हम जब ट्रांसफार्मर में प्रवेश करेंगे तो स्टार टू डेल्टा होंगे। ट्रांसमिशन करना, प्राइमरी ट्रांसमिशन को हम लेके चलेंगे, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन आएगी, फिर हम स्टार में उतारेंगे, फिर हम डेल्टा से लेके चलेंगे, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, फिर वहाँ पे हम स्टार में उतारेंगे, फिर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से डेल्टा में लेके चलेंगे, फिर हम आएंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हम डेल्टा से स्टार हो जाएंगे। तो ये बड़ा आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसमैन, है ना। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इनके मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 56। निम्न में से कौन सी फ्यूज तीव्र में पिघलने का गुण रखेगा? ये पता होना चाहिए कि निम्न गलनांक एंड निम्न प्रतिरोध वाला ही हम फ्यूज वायर उपयोग में लेंगे। निम्न गलनांक एंड
निम्न प्रतिरोध, निम्न रेजिस्टेंस वाला ही हम क्या लेंगे, प्रतिरोध यानी कि वायर लेंगे। वैसे तो फ्यूज जो बने होते हैं वायर, वो बने रहते हैं 10+ के लेड से। इसी का टांका बनता है, याद रखें। लेड और जिंक जस्ता जुड़वा तत्व है और इसकी एकमात्र खदान है भारत में, जावरा, राजस्थान, उदयपुर में पड़ती है। तो वहाँ पे ये यानी जहाँ पे लेड पाया जाएगा वहाँ पे जिंक मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तथ्य और अच्छे मिल जाते हैं। तो निम्न में से कौन सी फ्यूज तार में तीव्र पिघलने का गुण है? तो भैया जिसका निम्न गलनांक हो, तो कितना होता है भाई, 960 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। किसका? चांदी का। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना, और प्रतिरोधकता भी सबसे कम होती है। तो क्या होगा, चांदी आंसर आ जाएगा। जबकि तावा तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ये नहीं लेगा कोई भी। अगला क्वेश्चन आते हैं 57 कि नंतर हल्के और भारी लोडों के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर प्रयोग में लेंगे? यहाँ अनियंत्रित है ना, क्या करें, अनियंत्रित हल्के और भारी लोडों के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर? एक शंट मोटर आती है स्थिर गति के लिए, श्रेणी मोटर आती है बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए वहाँ पे आती है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आती है। इसमें एक दिक्कत होती कि ये लोड होने पर इसकी गति बढ़ने की जगह, घटने की जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रोटर मोटर से बाहर आके चमत्कार हो जाता है। चमत्कार ऐसे हो जाता है कि बाहर फेंक जाता है। अब तो बची हमारी कौन सी, कम। एक्चुअल में हम फील्ड यानी कि दोनों में, यानी शंट फील्ड और सीरीज फील्ड का विरोध जिसमें करता है उसे कम्युलेटिव कंपाउंड कहते हैं, और जिसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं उसे कम्युलेटिव कंपाउंड कहते हैं, यानी डिफरेंशियल, यानी डिफरेंस पैदा करना। तो इसलिए हम कम्युलेटिव का लेते हैं, क्योंकि इसमें एक समय के बाद ये खुद अपने मानों को परिवर्तित करके और उन्हें एडजस्ट करती रहती है। तो बड़ी अच्छी मोटर है। जब मोटर्स के कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम वहाँ पे आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। इनने कहा है कि जॉय वक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा? तो आपको यानी साइनसोइडल के लिए होता है 1.11। पीक फैक्टर पूछ ले इसी के लिए तो होता है 1.414। तो ये आपको तथ्य नहीं, ये मान याद होने चाहिए कि किसके लिए कितना तरंग। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर किन किन का अनुपात होता है? तो आप तुरंत के तुरंत कह दोगे आरएमएस मान बटे औसत मान। पीक फैक्टर तो आप कहोगे शिखर मान बटे आरएमएस मान। ये सीधे के सीधे उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं विभिन्न एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है 59 कि स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि है, यानी आप ये समझो इंग्लिश में, अगर देखो कोई भी चीज़ है इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम पहले इंग्लिश में बनता है, लिखा जाता है, उसे ट्रांसलेट कर हिंदी होती। तो वो कहते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज पे उठा सकते हो, हिंदी से अगर उठा रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप क्यों नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो एक ट्रांसफार्मर होती है, उनमें दो पर ऑटो ट्रांसफार्मर में यही वाला होता है सेल्फ इंडस्ट्यूड ईएमएफ, जबकि हमारे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इन सब में पारंपरिक म्यूचुअल इंडक्टेंस से होता है। तो एक कॉइल है, जैसे ये कॉइल है, मान के चलो ये कॉइल है, और इसी में इस कॉइल यानी लेंज ने क्या कहा कि जो जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध किया। यानी आपने जिस तरीके से जिंदगी को संवारा और उसी को विरोध करने लगे तो वैसा ही इसने किया, और इसने तो एक गुण अच्छा किया कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। किसका? स्वयं का, एक ही कॉइल में। यानी कि क्या होगा, एक ही कॉइल में। ऐसा कब हुआ? एक ही कॉइल में हो गया। तो ये कौन से आपको मिल जाएगा? तो कहोगे ऑटो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर? तो आप कहोगे कि भैया ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर
वो इसी पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्वयं में एक ईएमएफ क्या कर लेगा। तो अब आप ऑप्शन देखो, निकटवर्ती कुंडलियों में धारा प्रवाह के कारण विद्युत भागबल। निकट का मतलब एक जे रखे अलग से एक दूसरा, तो ऐसा कब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुंडली में प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत भागबल। तो सही कहा कि एक विरोध किसने किया भाई, विरोध किसका करता है, लैगिंग कराने का काम। तो ये बोल्ट धारा का विरोध करता है, और धारा का जब विरोध हुआ, प्रेरकत्व ने किया, इंडक्टिव ने किया, तो एक विद्युत भागबल। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली तरीके से आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अगला आते हैं, ये जनरल नॉलेज से है, मगर मैं अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया है तो इसे अब पढ़ा देता हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि नॉन टेक्निकल जनरल नॉलेज वाला कराऊंगा। वहाँ भाखड़ा में किस प्रकार का शक्ति संयंत्र है। एक बात याद रखो कि भाखड़ा नहीं होता, भाखड़ा होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश में एक रूपनगर करके एक जिला है, जहाँ पर एक गांव पड़ता है भाखड़ा गांव, तो उसी नाम पर ये रख दिया गया है। यानी बिलासपुर जाओ और बिलासपुर के पास में ही ये पड़ जाता है। जब आप इंडिया का मैप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो आता है, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में वहाँ पे एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, यानी कि जल विद्युत घर है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बिजली घर है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि पहला कौन सा है, तो एक महाराष्ट्र में एक सतारा जिला है जहाँ पे कोयना नदी है, तो उसी के नाम पे कोयना जल विद्युत बिजली घर है, तो वहाँ पे ये स्थापित है। दूसरी तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, जल विद्युत बिजली घर है। एक्चुअल में इसकी थोड़ा सा मैं अगर नॉलेज बताऊं, तो इसका लाभ जो उसके आसपास राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है। लाभ मतलब इससे विद्युत दी जा रही है, यानी ट्रांसमिशन हो रही है। और इसकी क्षमता अगर पूछ ले तो 1325 मेगावाट है, 1325 मेगावाट इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है। और जबकि हम आपका भारत का सबसे बड़ा बताया कौन सा, कोयना, कोयना जो कि सतारा जिला महाराष्ट्र में है, इसकी क्षमता जो है वो है 1960। तो आप ये बताओ कि 1960 और 1325 में डिफरेंस है, तो बड़ा कौन हुआ, ये। तो भारत का सबसे बड़ा कोयना, और सब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तो कहोगे भाखड़ा। तो ये आप पता रखें कि कौन सा शक्ति संयंत्र। तो जनरल नॉलेज से अब बताओ इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत बिजली का उत्पादन किस संयंत्र से हो रहा, तो आप कहोगे कोयले से हो रहा है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। तो याद रखें। आया है क्वेश्चन 61, 11 केवी की लाइन अक्रिय खंडों पर इसे काम में लाती विद्युत रोधी। 11 केवी लाइन इज dated and employs is insulator is 11 के 11 केवी, ठीक। तो 11 केवी की एक लाइन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सप्लाई को एम्प्लॉयज तक ले जाना है। तो 11 केवी न्यूनतम पेन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, और अधिकतम इसका उपयोग 33 केवी तक किया जा सकता है। जबकि साइकिल की बात की जाए तो साइकिल जो है 440 वोल्ट उपयोग हो जाता है, और डिस्क तो बहुत उच्च चला जाता है, सस्पेंशन इंसुलेटर, जो कि ट्रांसमिशन में आपको जरूर मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिन इंसुलेटर। और सभी बनते हैं पोर्सिलीन से, और इन पे कॉटर्ज जैसे पदार्थों की परत होती है, जिससे ये नमी गैसें से प्रतिक्रिया ना कर पाए। 62 क्वेश्चन आते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। अब बताओ लोह चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहोगे। चुंबकशीलता के आधार पर 3 होते हैं, फेरा फेरा डाई, यानी लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और कौन से प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। तो आप इन्होंने पूछा लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय में कौन कौन से आते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, लोहा, है ना, स्टील,
एक्चुअल में स्टेनलेस स्टील स्टील किसका प्रकार है? तो आप कहोगे लोहे का ही तो प्रकार है एक, ठीक है। तो अब जिस लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं जिनकी चुंबकशीलता 1 से लेके 1000 तक है, यानी इनमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने का गुण बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन पे जाए, सुचालक होगा। भैया धारा प्रवाहित क्या होगी? होगी मगर चालक होगा। अच्छे विद्युत रोधी नहीं होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के समान, गलत। चुंबक के द्वारा तेजी से आकर्षित होंगे, यानी इनमें चुंबकशीलता का गुण बहुत बड़ा है ना, परमेबिलिटी का गुण बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आते हैं 63। एक एस ए सी एस आर चालक में स्टील तार का कार्य होता है। तो इसका तो फुल फॉर्म पहले याद रखो, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफ्यूरिड। एक्चुअल में एक स्टील जो शब्द आया है ये यानी कि ऐसे एक वायर है, जैसे ये स्टील का वायर बीच में होता है, ऊपर से ऐसे एल्यूमिनियम के वायर क्या होते हैं इस पे चढ़ा दिए जाते। इस स्टील का वायर लगाने का मतलब आपने कोरोना प्रभाव पढ़ा होगा। कोरोना प्रभाव कहता है कि धारा का प्रभाव कंडक्टर की अंदर ना होकर सतह पे होता है, मगर इसमें कुछ ना कुछ तो प्रभाव हो जाता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप बहुत होता है। तो आजकल ए सी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर उपयोग किया जा रहा है। क्यों ये स्टील का वायर लगाया? तो एक बात याद रखो कि एल्यूमिनियम जो वायर है इसकी भंगुरता और तन्यता बहुत, यानी भंगुरता तो इसमें एक मारोगे ये भंगुर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा दाने में, यानी कि दाने में। दूसरी बात, तन्यता बहुत इसकी कम होती है, लगभग 18 केजी होती है, 18, है ना। तो इसमें जो यांत्रिक समर्था लगानी, यानी यांत्रिक समर्था उसे मिल जाए, यानी कि खिंचाव होता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि तो क्वेश्चन है कि उत्सर्जक और संग्राही के बीच न्यून प्रतिरोध रीडिंग कब लगभग कितनी होगी? मतलब कि हमसे पूछ रखा है इसने कि इनपुट प्रतिरोध कितना होगा कॉमन एमीटर में। एक्चुअल में उत्सर्जक को इंग्लिश में एमीटर कहते हैं और संग्राही को कलेक्टर कहते हैं। आपने अभियंस एम्पलीफायर के पढ़े होंगे, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस आता है। तो एक्चुअल में अगर हम इनपुट प्रतिरोध की बात करें कॉमन एमीटर यानी कि उत्सर्जक और संग्राही के बीच, तो लगभग आप मान के चलो 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा रेंज वाला जो ऑप्शन हो सो चले जाओ, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 यानी 10,000 या इससे अधिक क्या हो गया रेजिस्टेंस। अगर आउटपुट हमसे पूछ सकता है कि भैया आउटपुट कितना होता है, तो 10 किलो ओम से कितना होता है, 10 किलो ओम से 100 किलो ओम तक होता है, यानी इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध विकसित होता है। तो याद रखें अभियंस कॉमन एमीटर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि इसमें धारा की बात यानी धारा लुब्धि यानी गेन की, वोल्टेज, पावर गेन तीनों इकाई से अधिक होती हैं, जबकि ऐसा कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में देखने नहीं मिलता है। अब यहाँ पे लेंदी हो जाती वीडियो तो फिर दिक्कत जाती है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत कार्य करता है। तो हमने बताया कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा काम करता है, यानी एक कॉइल यहाँ रखी जाए और एक कॉइल यहाँ रखी जाए और इसमें सप्लाई दी जाए, तो इसमें लोड होगा, तो यहाँ पे हमें ये गुण देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि 66वां कि जब 2 वाट मीटर का प्रयोग 3 फेज संतुलन भार की शक्ति को मापने के लिए किया जा रहा हो, तो 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक है, तो इसका मतलब लय कोण होगा। तो आप एक बात याद रखो कि 2 वाट मीटर का उपयोग जो किया जाता है वो संतुलित व असंतुलित यानी बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों लोडों को मापने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, वाट मीटर कौन सी शक्ति मापता है, तो आप कहोगे औसत मान मापता है। तीसरी बात याद रखो कि इसमें आता है कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा। तो इसमें जब ऋणात्मक चला जाता है तो 0.5 आता है, कितना आता है, 0.5 आता है।
तो ये कब होता है, तो आपको याद रखना होगा कि कॉस थीटा का मान जब 60 डिग्री होता है तभी ये 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो 1/2 को हल करोगे तो ये आना है, यानी इससे ऊपर। अब इनने 60 डिग्री से ऊपर आ गया, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, और जब तक आपको ये सभी त्रिकोणमिति वाली वैल्यू याद नहीं होंगी तो फिर कुछ फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 67 वाट मीटर में होती। तो वाट मीटर पहले तो याद होना चाहिए कि शक्ति मापने के लिए उपयोग होता है, और इसमें औसत शक्ति को ये मापता है। तो इसमें एक करंट कॉइल होती है और एक पोटेंशियल कॉइल होती है। करंट कॉइल परिपथ के यानी एक वाट मीटर में श्रेणी क्रम में होती है, जबकि ये समानांतर क्रम में होती है पोटेंशियल कॉइल। अगला क्वेश्चन आता है 68 कि श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए सामान्यतः उपयोग होता है। तो श्रेणी ए की आग कौन सी आती है, लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, यानी जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनसे आने वाली आगे आ गई। तो इसके लिए हम या तो पानी का उपयोग कर लेते, या झाग टाइप अग्निशामक यंत्र आता है जिसमें कि रासायनिक तेल वायुदाब भरा रहता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत से शुष्क पाउडर गैस से लगी आगे हो जाता है उपयोग। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 69 डीसी मशीनों के कम्यूटेटर सामान्य रूप से बने होते। तो याद रखो कि हमने पढ़ाया था कि कठोर कर्षित तावा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर से ये बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सिंपल तावा है। दूसरी बात, इनमें ऐसे खंड होते हैं और बीच में भरा रहता है, तो वो होता है अभ्रक। अभ्रक बोले तो माइका, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है 20 से 60 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि प्रतिदीप्ति नलिका जो जब डीसी द्वारा काम में लिया जाए तो चाप को स्थिर कराने के लिए निम्न होगा। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। आपने निश्चित कर लिया हमें 25 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो ये उतना ही देगा। तो इसके लिए देखो, चोक परिवर्तनशील होगा क्योंकि धारा से परिवर्तित होगा प्रेरकत्व, मगर प्रतिरोध में अगर हम ये गुण विकसित कर दें स्थिर, कौन सा प्रतिरोध लेके, स्थिर मान का प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध लेके नहीं। अगला क्वेश्चन आते हैं वोल्ट मीटर की शीघ्रता दी जाती। तो एक किसी की सेंसिटिविटी होती है कि आप में अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है, तो वो अच्छाई पूछ रहा है एक वोल्ट मीटर की। तो पहले तो पूर्ण विक्षेपण धारा के व्यक्त क्रमानुपात यानी रेसिप्रोकल, और दूसरा ओम प्रति वोल्ट, तो ओम प्रति यानी ऑल ओवर यानी ए एंड वी आ जाएगा, यानी ओम प्रति वोल्ट तो याद रख लो, ऑप्शन में मिल ही जाता है। 72 आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनों की कोर में एडी करंट न्यूनकृत किए जा सकती। तो हमने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा कि कोर को लेमिनेशन करके हम कर सकते हैं और बर्निश लगा के यानी लेमिनेशन करके हम कर सकते हैं, और ये लेंज के नियम का पालन करती है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि 4 पोल और 1500 आरपीएम पर घूमने वाली उत्पन्न वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमने सूत्र कई बार पढ़ा है, F बराबर N इंटू P अपॉन 120। तो सूत्र में रख दो, यहाँ से पोलों की संख्या भी पता चल जाती, गति भी और फ्रीक्वेंसी। तो मान रखोगे, तो मान कैसे रखोगे, आ जाओ हम मान रखवा देते हैं। 4 पोल है, ठीक है, 1500 आरपीएम है बटे 120 है, तो 1 से 1 कटा, ये 3 कटा और ये 5 कटा, यानी 50 हर्ट्ज। और याद होगा आपको कि भारत की फ्रीक्वेंसी जो है, इंडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, वो 50 हर्ट्ज है। एंड अमेरिका यूएसए की कितनी है, कई बार यूएसए की पूछ लेता, तो 60 हर्ट्ज है, ठीक है। 74 क्वेश्चन आते हैं निलंबित विद्युत रोधी की तरह प्रयोग में लाए गए डिस्क का टाइप रोधी। एक्चुअल में सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, ट्रांसमिशन में देखते हो तो ये क्षैतिज होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। देखो क्षैतिज का मतलब ऐसे होता है और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे होता है। तो एक डिस्क जो होती है वो होती है आपकी 11 केवी की। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि कितने केवी की ये लाइन जा रही, तो एक डिस्क 11 केवी, तो उस टाइप से भी पता चल जाएगा। तो ये कैसी होती हैं, डिस्क तरल पर होती हैं, यानी क्षैतिज होती हैं, यानी ऐसी होगी फिर एक लगी होगी फिर एक होगी फिर एक ऐसी, और ये खिंची तरफ से ऐसे होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 75
कि जब समान रूप से यानी नॉर्मल रूप से एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर पर लोड को बढ़ाया जाता तो शक्ति गुणांक क्या होगा। आप जानते कॉस थीटा पूछ रहा है, ठीक है। इनने कहा एक समान रूप से चल रही थी, आपने कहा भैया हम 50 किलो वजन ले जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक। अब आपसे वो कहने लगे कि भैया नहीं, आप एक काम कर लो 60 किलो वजन रख लो। आप क्या हो गए, आप वजन तो अब आपको तो उठाना ही पड़ेगा, मगर इनने कहा है कि लोड बढ़ा तो क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा, लैगिंग यानी पश्चगामी घटने लगेगा ना। पहले आप इकाई चल रहे थे, ना ज़्यादा थे ना कम थे, अब आप कम होगे, ज़्यादा तो होने ही वाले नहीं हो, तो शक्ति से सिंक्रोनस मोटर का उपयोग नियत गति के लिए किया जाता है। अगले पार्ट में अगली वीडियो आपको टेक्निकल हेल्पर जो कि राजस्थान में अभी बिगेस्ट जो वैकेंसी आई है उसके पेपर हल कराए जाएंगे 2018 के ऑल। और उन पेपरों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसे लगा। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।